हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से, लाजवाब तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, ये हमारी क्लास पर्यावरण की होने वाली है, जो क्लास ये सेकंड होगी। इससे पहले पर्यावरण की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसका प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये क्लास हमारी यूपी टेट, सी टेट, रीट और एस टेट के लिए रामबाण होने वाली है। आज के पर्यावरण क्लास में हम पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी का मतलब होता है इकोलॉजी। एक होता है इकोसिस्टम, उसको हम आज नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम इकोलॉजी शब्द के बारे में, यानी इकोलॉजी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी ही टॉपिक इसमें मैंने शामिल किया हुआ है, पर्यावरणीय अवधारणाएं। इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। देखिए, आगे बढ़ जाते हैं इसके साथ और टॉपिक हम शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिकी मतलब इसका अंग्रेजी शब्द होता है इकोलॉजी। एक हमारा होता है इकोसिस्टम, उसके बारे में हम आज नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इकोलॉजी शब्द और इकोसिस्टम शब्द ये दोनों अलग हैं। इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो पारिस्थितिकी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल महोदय द्वारा किया गया। ठीक है, जो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जो शब्द है सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? तो 1866 में प्रयोग किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो अर्नेस्ट हैकल महोदय द्वारा किया गया। ठीक है, फिर से देखिए, ये जो हमारा इकोलॉजी शब्द है, एक मिनट, जो हमारा इकोलॉजी शब्द है ये, इसको सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने किया। कब किया? 1866 ईस्वी में किया। ये क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो उसमें अर्नेस्ट हैकल ही आपको लगाना है। वहां पे एजी टांसले अगर देता है तो एजी टांसले आपको नहीं लगाना है, क्योंकि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया है। कब किया है? 1866 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये तो बात इकोलॉजी की हो गई, लेकिन इसके साथ कंफ्यूजन रहती है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किया? वो एजी टांसले महोदय ने किया। ठीक है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने किया। कब किया? 1866 में किया। लेकिन जब बात आ जाएगी इकोसिस्टम की, पारिस्थितिकी तंत्र की, तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो आपको लगाना है 1935 में हुआ। किसने किया? तो एजी टांसले महोदय द्वारा किया गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। देखिए, इकोलॉजी शब्द होता क्या है आखिर में, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो हमारा इकोलॉजी शब्द है ये हमारा ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। इकोलॉजी शब्द दो भागों में बट गया है, यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा है ओइकस। जो ओइकस होता है, ओइकस का मतलब होता है रहने का स्थान, और दूसरा हमारा होता है लोगोस। लोगोस मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, पढ़ाई करना। ठीक है, उसके बारे में जानना। तो लोगोस मतलब हो गया अध्ययन करना और ओइकस मतलब हो गया रहने का स्थान। एक शब्द हमारी तरफ से इसमें ऐड कर लीजिए आप, जीव। जो ये जीव है ना, जीव के रहने का स्थान, जहां पे जीव रहते हैं, तो उस स्थान के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए आप। देखिए, जो इकोलॉजी शब्द है, इकोलॉजी शब्द है हमारे, ये ग्रीक वर्ड है। ये दो भागों में बट गया है, एक ओइकस में, एक लोगोस में, यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ओइकस मतलब होता है रहने का स्थान और लोगोस मतलब होता है अध्ययन करना। यानी जो जीव होता है, जीव जहां पे रहते हैं, जीवों के रहने का जो स्थान है, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इसमें पहला टॉपिक आ जाता है हमारा पर्यावास। पर्यावास यानी हैबिटेट। इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं आवास। ठीक है, पर्यावास को हम आवास भी कह सकते हैं। जैसे पर्यावरण में जीव आवास ही उसका पर्यावास कहलाता है। जो पर्यावरण में जीवों का आवास है उसको हम पर्यावास कहते हैं। ठीक है, यानी जीवों को जो रहने का स्थान है उसको हम पर्यावास कहते हैं। दूसरी लाइन है इसमें, पर्यावास विभिन्न प्रकार के आवास का समूह कहलाता है। जो पर्यावास होता है वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कई तरीके से अपना आवास बनाते हैं, तो उनका कई आवास मिलके जो उसका समूह बनेगा उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम पर्यावास कहते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, यानी भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। यानी जैसे बहुत सारे जानवर है ना, तो उनका पर्यावास एक ही हो सकता है, अलग अलग नहीं होगा। देखिए, जैसे शेर, भालू, हाथी, ये सब अलग अलग है ना। शेर भी अलग हो गया, भालू भी अलग हो गया, हाथी भी अलग हो गया। ये सभी कहाँ रहते हैं? ये सभी जंगल में रहते हैं ना। तो इनका पर्यावास क्या होगा? एक ही है। यानी भिन्न भिन्न जीव तो हैं, शेर भी अलग है, भालू भी अलग है, हाथी भी अलग है,
लेकिन इनका जो पर्यावास है, रहने का स्थान है, वह तो एक ही है, वह तो जंगल ही है ना। तो यही चीज इसमें बताया गया है कि भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन टॉपिक यहां पे है पर्यावास के घटक। पर्यावास के कितने घटक हैं? पर्यावास के 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं? एक जल है, एक भोजन है, और दूसरा हमारा आवास यानी रहने का स्थान। ठीक है, देखिए भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक भी हो सकता है, और कई सारे ऐसे भिन्न भिन्न जीव हैं जो अलग अलग अपना स्थान बनाए हुए हैं, यानी अलग अलग अपना रहते हैं, अपना अलग अलग प्रवास करते हैं। जैसे शेर जो हो गया हमारा, वो जंगल में रहता है ना। व्हेल क्या जंगल में रहती है? नहीं, व्हेल तो समुद्र में रहती है, ये भी तो एक जीव है। तो व्हेल जो हमारी हो गई वो समुद्र में रहती है। मनुष्य भी जीव में आएगा, तो मनुष्य हमारा कहां रह जाएगा? तो समतल मैदानी क्षेत्र में रहता है। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न जीव यहां पे थे, लेकिन उनका जो पर्यावास था वो भी भिन्न भिन्न है। शेर जैसे जंगल में रहता है, व्हेल जैसे समुद्र में रहती है, मनुष्य जैसे समतल क्षेत्रीय मैदान में रहता है। ओके, समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा निकेत। निकेत को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? निकेत को हम कहते हैं निच। ठीक है, देखिए निच को एक ही पर्यावास में भिन्न भिन्न जीव निवास कर सकते हैं, परंतु उनके कार्य करने की क्षमता सदैव अलग अलग होती है, जिसे निकेत नाम दिया जाता है। यानी इसमें हम सिंपल सा कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता, यानी जो जीव हमारा होता है, जीव उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम निकेत कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम निकेत कहते हैं। ठीक है, देखिए निकेत को व्यापारिक क्षमता भी कहते हैं, इसको व्यापारिक इकाई भी बोलते हैं, और इसको कार्यात्मक क्षमता भी कहा जाता है। यानी आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा कि कार्यात्मक क्षमता को क्या कहते हैं, जीवों के कार्यात्मक क्षमता को क्या कहते हैं, तो आपको वहां पे ऑप्शन इसको नोट करिएगा कि इसको निकेत ही वहां पे लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा ये टॉपिक एक इकोलॉजी खत्म होता है और यहां से न्यू टॉपिक हमारा शुरू होता है, और न्यू टॉपिक कह लीजिए या न्यू चैप्टर कह लीजिए। तो इसमें पर्यावरण की अवधारणाओं के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो पर्यावरण के निम्नलिखित 4 अवधारणाएं हैं। कितनी अवधारणाएं हैं? 4 अवधारणाएं। एक नियतिवादी है, एक संभववादी है, एक नवनियतिवादी है, और एक पारिस्थितिकी है। नियतिवादी का मतलब होता है कि इसमें बताया गया है कि प्रकृति हमारी जो है वो श्रेष्ठ है। संभववादी जो है इसमें हमारा बताया गया है कि मानव श्रेष्ठ है। नवनियतिवादी है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच मध्यस्थल है। पारिस्थितिकी है कि प्रकृति श्रेष्ठ है परंतु मनुष्य प्रकृति का अंग है। इसके बारे में पर्यावरणीय अवधारणाओं के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें शॉर्ट में आप जान लीजिएगा, क्योंकि अभी जल्दी ही ये क्वेश्चन आया था नियतिवादी। अभी यूपी टेट का ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। ये प्रकृति इसमें श्रेष्ठ, ये क्वेश्चन इसका आंसर था। तो आपको अगर पढ़े रहेंगे तो आप किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसको कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और एक एक के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हमारा आ गया नियतिवादी। नियतिवादी अवधारणा क्या है? इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति श्रेष्ठ है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही चीज लिखना है कि नियतिवादी की पहचान क्या है, कि इसमें प्रकृति श्रेष्ठ है, ठीक है, और मनुष्य इसके हाथ का खिलौना है। यानी सब कुछ नियतिवादी में यही माना गया है कि सब कुछ अगर कुछ है इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कुछ भी है वो हमारा प्रकृति है, यानी प्रकृति हमारी श्रेष्ठ है। ठीक है, देखिए इस अवधारणा में पूर्णतः प्रकृति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है, यानी प्रकृति ही हमारी श्रेष्ठ है। इस अवधारणा में यही हमें बताया गया है। ठीक है, एक ही शब्द आपको इसमें नियतिवादी अवधारणा में याद रखना है कि प्रकृति श्रेष्ठ है, प्रकृति श्रेष्ठ है, बस। और देखिए जो नियतिवादी अवधारणा है इसको किसी और नाम से भी जानते हैं और वो नाम है हमारा पर्यावरणीय अवधारणा। इस अवधारणा को पर्यावरणीय अवधारणा भी कहा जाता है, इसको भी आप नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा हमारा आ जाता है संभववादी। संभववादी अवधारणा, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या है, इसमें आपको एक शब्द देखिए, जैसे उसमें था कि नियतिवादी में क्या था हमारा, उसमें था कि हमारी प्रकृति श्रेष्ठ है, और इसमें हमारा संभववादी में क्या है कि इसमें मनुष्य की श्रेष्ठता को बताया गया है। ठीक है, जो हमारा संभववादी है इसमें मनुष्य की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। यानी संभववादी जहां कहीं भी आएगा तो आपको एक शब्द इसमें एकदम रट लेना है कि मनुष्य की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। संभववादी अवधारणा में मनुष्य की श्रेष्ठता पर ही बल दिया गया है। ठीक है, देखिए इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य परिवर्तनशील है। ठीक है, इस अवधारणा का मानना है कि जो मनुष्य मानव है वो परिवर्तनशील है, यानी वो टाइम के हिसाब से वो परिवर्तन करते रहता है, वो प्रकृति के हर पहलू में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये संभववादी हम लोग मानते हैं। इस अवधारणा ने प्रयोगवाद और विज्ञान पर बल दिया है।
सबसे मेन चीज इसमें दो चीज याद करने के लिए है। संभववादी आएगा तो इसमें क्या लगाना है, मनुष्य की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। दूसरा हमारा आ जाएगा कि इसको प्रयोगवाद और विज्ञान पर इसने ज्यादा बल दिया है, प्रयोगवाद और विज्ञान पे ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है ये अवधारणा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और देखिए तीसरा हमारा आ जाता है नवनियतिवादी अवधारणा। जो नवनियति अवधारणा है ये इसमें बताया गया है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच मध्य स्थल है, यानी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमारा नियतिवादी में क्या था, प्रकृति श्रेष्ठ है, संभववादी में था मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन हमारा तीसरा जो आ जाता है इसमें है, देखिए इस अवधारणा ने उपयुक्त दोनों अवधारणाओं की श्रेष्ठता पर को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, इसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नवनियतिवादी में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आगे पढ़ेंगे लाइन, आपको समझ में आएगा। इस अवधारणा ने बताया कि मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए। देखिए इसके इंपॉर्टेंट को बताया मनुष्य के कि नहीं, कि मनुष्य को परिवर्तन करते रहना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है कहां तक परिवर्तन करता रहना चाहिए। देखिए, परंतु यदि प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तो मनुष्य को प्रकृति के अनुसार हो जाना चाहिए। नवनियतिवादी दोनों को सपोर्ट करती है, कहती है कि मनुष्य जो है उसको परिवर्तन तो करते रहना चाहिए, लेकिन अगर पर्यावरण में अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो प्रकृति के अनुसार हो जाना चाहिए। ठीक है, और एक चीज, इस अवधारणा ने सतत बल प्रदान किया है, सतत बल पर बल प्रदान किया है। किसने, नवनियतिवादी अवधारणा ने। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसमें आगे बढ़ते हैं, चौथी लाइन देखिए, इसको कहते हैं पारिस्थितिकी अवधारणा। पारिस्थितिकी अवधारणा इसमें कहता है कि प्रकृति श्रेष्ठ है परंतु मनुष्य प्रकृति का अंग है, इसमें बताया गया है। देखिए इस अवधारणा ने प्रकृति को श्रेष्ठ माना है परंतु मनुष्य को गौड़ नहीं माना है, यानी इसने भी दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है। प्रकृति भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और मनुष्य भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, प्रकृति का ही एक अंग है, क्या, मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है, इसलिए इसने दोनों को बराबर माना है। इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति स्वयं मनुष्य को परिवर्तन करने का अवसर प्रदान करती है। जो पारिस्थितिकी अवधारणा है इसमें इसने क्या माना है कि जो मनुष्य है, मनुष्य को प्रकृति जो है वो परिवर्तन करने का मौका देती है। जो मनुष्य है वो प्रकृति जो है वो मनुष्य को परिवर्तन करने का ये मौका देती है, इसीलिए जो मानव है वो प्रकृति में परिवर्तन करते रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है हमारी, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट करिए और बाकी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ये हमारी क्लास फ्री चल रही है, हम यूट्यूब पे पहली बार फ्री क्लास चला रहे हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपका यूट्यूब चैनल यानिस अकेडमी, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जितने भी वीडियोस डालता हूँ वो आप तक पहुँचे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी के साथ दोस्तों आप देखते रहिए यानिस अकेडमी, और मैं यहीं तक अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। आप अच्छे से तैयारी करिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।